Gandhi talked about fear. Rahul Gandhi personified fear. Rahul Gandhi defended fear to a certain point. Do you think that fear is weakening up the democracy? And what is the stand of Indian National Congress to address that fear? There is fear that Rahul Gandhi addresses against. What is the fear and how will the Indian National Congress address the fear? What fear? What fear? Fear in the country, डरो मत जो वो कहते हैं वो कौन सा डर है? मैं समझा नहीं आपका सवाल, पर जैसा कि मैंने कहा, आज 111वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। अब तक 2300 किलोमीटर हम पूरे कर चुके हैं और इसमें से 54 जिले शामिल हैं। इन 54 जिले में से उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, उसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं। पर अभी यहाँ से आज हमारा आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश में। कल से हम हरियाणा में हैं। हरियाणा में 4.5 दिन रुकेंगे। उसके बाद 12 और 13 को विश्राम का दिन है। उसके बाद पंजाब, उसके बाद 1 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश और उसके बाद करीब 7 दिन के लिए हम जम्मू और कश्मीर में रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, 30 तारीख को राहुल जी श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। ये सवाल 2-3 सवाल बार बार उठते हैं और जिसका जवाब मैं आज सीधा देना चाहता हूँ। मैं पहले दे चुका हूँ, राहुल जी भी इस पर काफी विस्तार से इन्होंने बात की है। पहला सवाल उठता है, जब आप इतना लंबा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, उत्तर प्रदेश में केवल 3 दिन आप रुके और जैसा कि जानकारी मैंने दिया, अभी 54 जिले में से 3 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। तो आप उत्तर प्रदेश का नजरअंदाज कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, ये आरोप लगाया जाता है। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। इस यात्रा की घोषणा 15 मई 2022 को आदरणीय सोनिया जी, जब कांग्रेस अध्यक्ष थी, उदयपुर चिंतन शिविर के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी और वो अक्टूबर 2 को उन्होंने तारीख दिया था, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसके बाद अलग अलग रास्तों पर विश्लेषण किया गया, उसका अध्ययन किया गया। अलग अलग कारण होते हैं। सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है राहुल जी को लेकर, और पहले दिन से राहुल जी अपने मन में स्पष्ट थे और उन्होंने हमें भी कहा कि मैं इसको पद यात्रा करना चाहता हूँ। ये टोयोटा यात्रा नहीं है। एक हमारे देश में 30 साल पहले टोयोटा यात्रा निकाला गया था, आपको याद होगा। ये टोयोटा यात्रा नहीं है, ये इनोवा यात्रा नहीं है, ये पद यात्रा है। तो आप ऐसा रूट, एक रास्ता निकालो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो 100% हम पद यात्रा कर सकते हैं और 30 जनवरी के पहले हम इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बजट का सत्र शुरू होता है 31 को और वो सबसे महत्वपूर्ण पार्लियामेंट का सत्र होता है। तो 30 जनवरी का हमारा समय सीमा था, 30 जनवरी के पहले। तो काफी चर्चा के बाद 4-5 रूट ऐसे देखे गए और हमने एक सीधा रूट ढूंढ निकाला जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4.5 महीने लगेंगे, 150 दिन, और ये तय किया गया। इसके साथ साथ हमने जो राज्य मेन भारत जोड़ो रूट में नहीं पड़ते थे, वहां भी भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की। अभी अभी असम में भारत जोड़ो यात्रा, असम 850 किलोमीटर पूरा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा खत्म हो चुका है। आज शाम 4 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बांका से बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत में मौजूद होगी। 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल शुरू हुई, जो कलकत्ता से लेकर सिलीगुड़ी तक करीब 880 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही, अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में ही 75 जिलों में हर एक जिले में 25 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया और ये पूरा हो चुका है। तो ये कहना बार बार जो मैं सुनता हूं कि और कल भी मुझे
कई लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने भी पूछा, आप उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा दिन क्यों नहीं काट रहे हैं? हम काटना चाहते थे, रहना चाहते थे, पर हमें कश्मीर पहुंचना है 30 जनवरी के पहले और दिल्ली वापस लौटना है, क्योंकि पार्लियामेंट की शुरुआत 31 को होती है। तो इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि दक्षिण से उत्तर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर, इसमें 3 ही जिले उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए। राहुल जी ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2023 में पश्चिम से पूर्व ऐसा ही भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। इसमें और भी जिले जो आएंगे जो छूट गए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, उसमें शामिल हों। इसकी तैयारी हो रही है, इस पर चर्चा हो रहा है, हो रही है, और देखा जाएगा ये कब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट भी है, बाद में बारिश का मौसम भी आ जाता है। पर ये बात ज़रूर है कि हमारे मन में ज़रूर विचार है कि पश्चिम से पूर्व तक एक यात्रा निकालना ज़रूरी है। तो एक तो ये आलोचना मुझे सुननी पड़ती है हमेशा कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादा ज़िले क्यों नहीं लिए गए। दूसरी बात जो बार बार उठाते हैं, और ख़ास तौर से बीजेपी वाले उठाते हैं, इसका मैं सीधा खंडन करना चाहता हूँ कि भारत टूट नहीं रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं आप? तो भारत जोड़ो यात्रा का माने क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका भी काफ़ी विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया है कि हमारे समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं, 3 बड़े खतरे हैं। हमारा लोकतंत्र कमजोर होते जा रहा है, और ये 3 खतरे हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, दूसरी सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और तीसरी बात राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। और ये कारण सीधा मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ये खतरे हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में, आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और राजनीतिक तानाशाही के बारे में, जिससे खतरे पैदा हुए हैं हमारे देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, जनता को उजागर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इस पर उदयपुर में काफ़ी लंबा चर्चा भी हुआ, और उसके बाद ही ये घोषणा की गई कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है। ज़्यादातर राहुल जी बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा। नुक्कड़ सभाएं होती हैं, 15-20 मिनट के लिए भाषण बोल देते हैं। कल शाम को उन्होंने एक भाषण दिया, पर भाषणबाजी का वक्त नहीं है भारत जोड़ो यात्रा। समाज के अलग अलग वर्ग, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं, युवक, पूर्व सैनिक, अलग अलग वर्ग राहुल जी से मिलते हैं, उनके साथ चलते हैं। दोपहर को उनके साथ बैठक होती है, आज भी 2 बैठकें होंगी। कल 2 बैठक हुई राहुल जी के साथ। एक तो हुनर पंचायत, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए थे, और आज भी 2 ऐसे होंगी 1 घंटे के लिए। तो राहुल जी सुनते ज़्यादा है, बोलते कम। चर्चा होती है। तो ये जनता की चिंता समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इसका नतीजा ज़रूर ये है कि कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा आई है। कांग्रेस संगठन के लिए एक संजीवनी है। ये वोट के लिए नहीं निकाला गया, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान निकाला जाएगा, जिसके माध्यम से जो सफलता हमने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा में, वो ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर पहुंचाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं को एक मौका मिलेगा घर घर जाने को, और जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा है हर घर तक पहुंचाने के लिए, और मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं और जो खतराएं हैं हमारे समाज के सामने, लोकतंत्र के सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो भी घर घर को पहुंचाए। तो
भारत जोड़ो यात्रा कोई इवेंट नहीं है, ये एक मूवमेंट है। और मैं समझता हूं ये पहली बार कांग्रेस ने विचारधाराओं का मुकाबला पहचाना है, और ये विचारधारा का जो जंग हमें लड़ना था कई सालों पहले, आज हम स्थिति में हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम विचारधारा के मुकाबले में उतरे। चुनावी राजनीति अलग है, इसका असर चुनाव पर क्या होगा मैं नहीं कह सकता। चुनावी राजनीति अलग है, वो हमारे संगठन पर निर्भर करता है। पर हमें अगले 5 साल के लिए 10 साल लगेंगे, क्योंकि जहर हमारे समाज में हर जगह हर कोने में पहुंच गया है। ये आरएसएस का जहर, विभाजन का जहर, और जो प्रधानमंत्री हमेशा फैलाते हैं। तो ये अनेकताओं को दबाने की कोशिश की गई है पिछले 10 सालों में। 5 साल, 10 साल, 15 साल तक लगेंगे, पर ये हमें लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के सामने दो विचारधाराओं का मुकाबला है, दो विचारधाराओं का सीधा टक्कर है। एक बीजेपी आरएसएस विचारधारा और दूसरा कांग्रेस विचारधारा। तो लोग पूछते हैं मुझे, कल भी कई लोगों ने पूछा, क्या सफलता हासिल हुई है, क्या सफलता है, क्या आपके मकसद पूरे हो गए हैं? मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, ये हम नहीं कह सकते। 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, पर हम इसमें लगे रहेंगे। हम एकजुट होकर इसमें काम करेंगे, चुनाव भी लड़ते रहेंगे साथ साथ। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल हैं। अंत में ये कहूंगा कि इस पर भी चर्चा हुई है। कल आरएलडी के कई कार्यकर्ता बागपत में मौजूद थे। हमारे भारत जोड़ो यात्रा में कई कार्यकर्ता मुझसे भी मिले, राहुल जी से भी मिले, ज्ञापन भी दिया हमें, और हमें समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से भी, उनके नेताओं से खत आए। उन्होंने स्वागत किया। हालांकि वो राहुल जी के साथ चल नहीं पाए, कुछ कारण मैं नहीं जानता हूं, पर जरूर ये कहना कि उनका समर्थन नहीं है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, ये बिल्कुल गलत है। उनका समर्थन है, कई लोग समर्थन करते हैं और चलते भी हैं राहुल जी के साथ। कई लोग और लोगों ने समर्थन दिया जो चल नहीं पाए। तो एकता, विपक्ष की एकता, ये भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष की एकता के लिए नहीं निकाला गया है, पर विपक्ष की एकता एक नतीजा बन सकता है भारत जोड़ो यात्रा का। मजबूत होता है। एक कमजोर कांग्रेस विपक्ष की एकता को मजबूत नहीं कर सकती। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर कांग्रेस मजबूत है तो विपक्ष की एकता भी मजबूत है। जहाँ तक अभी आदरणीय सांसद जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश 75 जिलों का प्रदेश है, और वह एक एक प्रदेश में, एक एक जिले में हमारा जो 6 हिस्से हैं, अलग अलग 6 प्रांत बना करके 6 लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। हर एक प्रांत में 12 से 13 जिले हैं, और प्रत्येक जिले के मुख्यालय से 25 किलोमीटर पद यात्रा हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनकी देखरेख में लगातार चली है 8 तारीख से 22 तारीख तक। उनमें से 12 जगह मैं स्वयं गया हूं, बनाए थे उनमें मैं स्वयं गया हूं। सुबह से जिला मुख्यालय से निकलता था, और जो हमारा एरिया था 25 किलोमीटर चलने के बाद समूचे दिन में शाम को समाप्त किया करते थे। तो इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में लगातार चली है। और आज जब हमारे बीच से आदरणीय राहुल गांधी जी जब प्रवेश किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, तो हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत में गए हैं। उसका कारण यही था कि हमने पहले से उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में जाकर के भारत जोड़ो यात्रा करके उद्देश्य बताया कि भारत को जोड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी क्यों निकले हैं। क्योंकि देश में जिस तरीके की अराजकता है, चाहे वो बहन हो चाहे बेटी हो, आए दिन अखबारों में छपा रहता है। और इसके बाद भी यहाँ की सरकार कहती है
हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश। किस चीज में उत्तम है? बेरोजगारी में। किस चीज में उत्तम है? गरीबी में। किस में उत्तम है? महंगाई में। तरह तरह की भी जो उपाधियां मिली हैं उन्हें उत्तर प्रदेश को अव्वल करने में, तो उनको कम करना चाहते हैं हम। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है उसके मुकाबले के लिए ये भारत यात्रा जो निकली है। हम युवाओं को जोड़ रहे हैं, हम बेरोजगारों को बता रहे हैं कि आपकी बेरोजगारी का कारण क्या है। हम अन्याय अत्याचार झेल रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। और ये सब कारण आकर के आते हैं। तो जिस देश में और प्रदेश में जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इनमें सबसे ज्यादा ग्राफ बढ़ा है। इस ग्राफ को कम करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से चल करके समूचे देश में इन तीनों मुद्दों को लेकर के यात्रा की है। वैसे तो वो चाहते थे कि हम पार्लियामेंट में इन पर चर्चा कराएं कि हमारा देश और प्रदेश बेरोजगारी में जो अव्वल होता जा रहा है वो कैसे रूटीन में आए, कैसे बेरोजगारी कम हो। हमारा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार बढ़ा हुआ है जाति और धर्म के नाम पर, इसको हम कैसे कम करें, कैसे ठीक करें, इसके लिए यात्रा है। लेकिन सदन में जब चर्चा नहीं करने दी गई तो पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने सोचा कि तुम संसद में चर्चा नहीं करने दोगे तो क्या सड़क पे भी नहीं करने दोगे। उन्होंने निर्णय लिया और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो चर्चा कराते चले आ रहे हैं। युवा देख रहे हैं, आज हम भैया के साथ थे, जितनी कतार में लगे थे लोग, बेरोजगार थे, नौजवान थे, वो चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई तब से एक ही काम चल रहा है, अन्याय अत्याचार और लूट। इनको सबको रोकने के लिए युवा एकदम से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चलने को तैयार है। बेरोजगार एकदम से उनके साथ चलने को तैयार है। जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे धार्मिक हो चाहे आर्थिक हो, सब मिलकर के फिर से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चल करके इस देश को बचाना चाहते हैं। देश, अब वो कहते कैसे टुकड़े हुए देश के, देश तो एक है। मैं कह रहा हूं कि ये देश के कितने टुकड़े किए हैं, नफरत फैला करके। कभी भेल को बेच रहे तो कभी रेल को बेच रहे हैं, कभी हवाई अड्डे बेच रहे हैं तो कभी हवाई जहाज बेच रहे हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े करके बेचने वाले का लोग, इन्हें हम ये देश बेचने नहीं देंगे। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जाकर के ये चर्चा कर रहे हैं कि इस देश को बचाओ, साथ चलो। इसलिए हम सब मिलकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भूल गया कि पिछले 2 दिन से बागपत और शामली में सबसे बड़ा खतरा ठंड से नहीं था पर सड़कों के हालत से था। मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ और रोज 21, 22, 23 किलोमीटर चल लेता हूँ, पर जो मैंने कल और आज देखा है बागपत और शामली में, मैंने और किसी राज्य में नहीं देखा। सबसे बड़ा खतरा सड़कों से मिला और आज मुझे 4 या 5 बार बचना पड़ा। ये कभी नहीं हुआ था। और जो दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो 1-2 घंटे के लिए बागपत आए, शामली आए और देखें सड़कों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या हालत है। कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन लोगों के साथ है जो भारत के टुकड़े टुकड़े कहते थे, क्या ये सही है? किसने किया? बीजेपी के एक नेता का बयान आया। कौन नेता है? कौन नेता? किसने कहा? किसने टुकड़े किए? किस नेता ने? पाकिस्तान के टुकड़े किए हमने, हिंदुस्तान के नहीं, भारत के नहीं। जो टुकड़े कर रहे हैं भारत के, वो आरएसएस बीजेपी वाले हैं जो नफरत फैला रहे हैं भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। आरएसएस बीजेपी बांटती है, कांग्रेस बांटती नहीं। सर, अभी आपने एक बात कही, कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतना विपक्ष मजबूत होगा। यस। जयंत चौधरी आपके साथ आ गए, भले ही वो आज यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं,
लेकिन आपको समर्थन दिया है। कल हमने बागपत में शामिल होगा, तमाम उनके कार्यकर्ताओं में भी ऐसा उत्साह है कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके से पश्चिम से पूर्व तक एक बड़ा संदेश जाएगा, और क्या साइकिल और हाथी का भी साथ भविष्य में मिल सकता है बात भारत जोड़ने की? 2024 के संदर्भ में जो तैयारी करनी है अभी शुरू नहीं हुआ। विपक्ष की पार्टियों एक होकर उनके आपस में जो बातचीत होनी चाहिए, एक सकारात्मक कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत है, उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। वो होगा। उसके पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, उसका सामना हमें करना है। उसके बाद ही 2024 में क्या होगा उस पर सोच विचार होगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो समर्थन हमें मिला है, हालांकि वो नहीं थे, समाजवादी के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बीएसपी के कोई सदस्य नहीं थे, आरएलडी के कार्यकर्ता काफ़ी भारी मात्रा में कल मौजूद थे, कल दोपहर को और कल शाम को। तो ये सब अच्छा सकारात्मक संकेत है, और मैं विश्वास करता हूं कि इसी भावना के साथ हम आगे चलेंगे और एक मजबूत ऑपोजिशन विपक्ष का एक कार्यक्रम हम बना सकते हैं। सिर्फ एंटी मोदी प्लेटफॉर्म से नहीं चलेगा, हमें एक सकारात्मक कॉमन प्रोग्राम देना पड़ेगा जनता के सामने, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, संविधान को और मजबूत करने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे। तो ये पॉजिटिव कार्यक्रम हमें देना होगा, इस पर बहुत कुछ काम करने बाकी है। आपने भी एक बहुत अच्छी बात खुद एक्सेप्ट की है सर आपने, कि 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, यानी इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि चुनौतियों का बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने है। ये यात्रा को पहले ही निकालना चाहिए। ये मेरा विचार है, मैंने पब्लिकली भी कहा है, बार बार कहा है कि कुछ साल पहले हमें निकालना, क्योंकि हम विचारधाराओं की लड़ाई में है, सिर्फ चुनावी लड़ाई में नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और हमने जो विचारधारा की लड़ाई से हम थोड़ा पीछे हट गए थे, क्योंकि हम चुनाव में व्यस्त थे, हमेशा हम एक चुनाव के मशीन बन गए थे। तो हमें अभी एक विचारधारा का मशीन बनना है। फाइनल डेस्टिनेशन के लिए कश्मीरी क्यों चुना सर? फाइनल डेस्टिनेशन कश्मीरी क्यों है? क्यों मैं कहूंगा ना, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, कन्याकुमारी से काबुल नहीं हो सकता, कन्याकुमारी से कश्मीर है, फाइनल डेस्टिनेशन काबुल नहीं हो सकता, कश्मीर नहीं हो सकता। कश्मीरी क्यों है सर? आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा है? 370 आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा है? सर उत्तर के कोने में कौन सा राज्य है हमारा? Do you think that fear is weakening up the democracy? And what is this kind of Indian National Congress to address that? There is fear that Rahul Gandhi addresses against. What is the fear and how will the Indian National Congress address the fear? What fear? What fear? Fear in the country, डरो मत जो वो कहते हैं, वो कौन सा डर है? मैं समझा नहीं आपका सवाल, पर हिंदी में बोलो, समझते हैं साहब? मैं समझा नहीं। हमने कहा है आज, हाँ आप पूछिए, आराम से पूछिए। Each and every speech, Rahul Gandhi stated one thing, that is fear, that daro mat and mohabbat. Yes. So how do these Rahul Gandhi personify that fear in a certain form? Be bold. Yeah. Do you think that fear is weakening of the democracy, and how Indian National Congress is addressing that fear? The only way to reduce fear is to strengthen democratic institutions. Follow the constitution. Strengthen constitutional institutions. Strengthen the media. Strengthen the judiciary. Strengthen parliament. Strengthen laws. वही तो कह रहे हैं। अगर आप किसानों की समस्याओं को सही तरीके से हल नहीं करोगे तो किसान डरे रहेंगे। आप युवकों को बेरोजगार बनाओगे तो युवक डरे रहेंगे। आप महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो महिलाएं और दलितों भी डर में रहेंगे। तो अगर आपके मन में यह है कि आप संविधान के जो प्रावधान हैं उसको सही तरीके से लागू करेंगे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनको और मजबूत बनाएंगे, तो ये जो डर का माहौल है, आज माहौल क्या है? डर का माहौल है, भय का माहौल है। तो लोकतंत्र से ही इसको हटाया जाएगा। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, ताकि लोगों तक हम ये संदेशा पहुंचा सकें कि हम उनके साथ हैं, डरिए मत, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे।
हमारी लड़ाई तो है, हमारी लड़ाई तो चुनावी लड़ाई है, पर आपकी लड़ाई जो है रोजाना लड़ाई है, रोजगार के लिए है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे आपके पक्ष में। आरएसएस को अखंड भारत बताती है, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल के चल रहे हैं, तो भारत टूटा ही कब था? राहुल जी ने पहले भी कहा है कि मैं आपको याद दिला दूं, ये सवाल राहुल जी से किया गया था एक बार और उन्होंने कहा था मैं आरएसएस मुक्त भारत नहीं चाहता हूं। कई लोग हमारे देश में आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पर उनका मुकाबला हमें करना है, उनको समझाना है कि वो तरीका गलत है। जो अनेकताएं हमारे देश में, वो अनेकताओं को सम्मान नहीं दिया जा सकता जिस तरीके से आरएसएस सोचती है। हमारा संविधान है, हम संविधान के आधार पर ये लोकतंत्र चलाते हैं, और जो आरएसएस बीजेपी चाहती है, यूनिफॉर्मिटी चाहती है, समानता चाहती है, कहते हैं कि हम एकता चाहते हैं, पर वास्तव में क्या चाहते हैं कि एकता, बराबर, सब एक ही समान हम सबको देखेंगे। एक बात समझिए, अगर आप हमारे देश की अनेकताओं को दबाएंगे तो हमारी एकता खतरे में है। सबसे बड़ी खतरा हमारे देश में इसी से पैदा होता है कि हम अनेकताओं को सम्मान नहीं देते हैं, हम अनेकताओं को पहचानते नहीं, हम अनेकताओं को राजनीति में सही जगह नहीं देते, उनका जश्न नहीं बनाते। हमारे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का सिद्धांत क्या है? अनेकता से एकता। सिर्फ अनेकता में एकता नहीं, अनेकता से एकता। अनेकताओं को स्वीकारो, अनेकताओं को पहचानो, अनेकताओं को जश्न मनाओ और आपको एकता मजबूत दिखाई देगा। यही फर्क है कांग्रेस और आरएसएस के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। सर, आपने एक बात कही और ये कहा कि बागपत और शामली में मुझे सड़कें ऐसी, हाँ बिल्कुल, उसके बाद में हाँ, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर आपने निशाना साधा है। अगर बागपत से शामली की सड़क की बात करें तो शायद इससे पहले और ज्यादा बुरी स्थिति है। देखिए 23 कितने साल हो गए कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में? 32 साल हो गए। 32 साल में कितने सरकारें आई, कितने सरकारें आई, और किसी भी सरकार में कांग्रेस का हाथ नहीं था। बिहार में कह सकते हैं कुछ सरकारें ऐसी थी जहां हम गठबंधन में थे। उत्तर प्रदेश में एक भी सरकार 32 साल में कांग्रेस का हाथ नहीं था। तो सड़कें की हाल देखिए, और ये बागपत और शामली हैं जो कृषि के नजरिए से बड़े एडवांस जिले हैं, ये गरीब जिले नहीं हैं। हरित क्रांति पहले यहीं आई थी, और हरित क्रांति के प्रांत में अगर सड़कों की हालत ये है तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत कैसी होगी। इससे पहले आप इन सड़कों पर कब निकले? मैं कई बार आ चुका हूँ, और पहली बार सड़कों पर चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। जो हालत है शायद वो पहले से बेहतर। कल मैं 23-24 किलोमीटर चला हूँ। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अच्छी सड़क है? पूर्वांचल एक्सप्रेस में 6 महीने में रह गया था। सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप स्टेट गवर्नमेंट को? पूर्वांचल एक्सप्रेस में 6 महीने में रह गया था। हाँ, एक मिनट। सर, आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के लीडर हैं हुसैन दलवाई आपकी पार्टी के लीडर महाराष्ट्र, उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी की है और कहा है कि भगवा कपड़े पहनने से व्यापार नहीं आएंगे, उद्योग धंधे नहीं आएंगे, आपको थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ेंगे, मॉडर्न होना पड़ेगा। यार, हुसैन दलवाई मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य रह चुके हैं, पर बोल लेते हैं। मैं हमेशा सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बोलते हैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये है, जिस जगह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ऊंचा गांव है, ये कैराना से सटा हुआ है, ये वही कैराना है जहाँ से पलायन का प्रकरण, पलायन का मुद्दा उठा था। आज से 5-7 साल पहले क्राइम बहुत ज्यादा होता था, व्यापारियों का मर्डर हो जाया करता था। इसी जगह पर जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहीं पर पीएससी का कैंप बनने जा रहा है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी भी आप कहीं पर मतलब भाजपा हमारे जहाँ तक आप कैराना पलायन की बात कर रहे हैं, ये वही कैराना है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन दी थी और हार भी गई। ये वही कैराना है। तो मुद्दा भी स्पष्ट है और वहाँ की जनता का जवाब भी स्पष्ट है। अब उसको
दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जो उनकी हार हुई थी, बुरी तरह हार हुई थी, और मैं उसके इतिहास में इसलिए नहीं जानना चाहती कि वो सिटिंग सीट थी बीजेपी की, और एक बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के स्टालवर्ट लीडर थे, उनकी सीट थी, हुकुम सिंह जी की। उनकी बेटी चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को बचा नहीं पाई थी। तो पलायन का क्या मुद्दा था और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मार्केटिंग करने की कोशिश की थी, दोनों अलग चीजें हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी घटना है और पलायन की बात अगर है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संवेदनशील है इसमें।